न्यू मशीन है, ये 25,000 की है जी। उसके बाद बोल रहा है कि ये पिछले 5 साल पहले द ओरिजिनल ग्राइंडर हैज बीन डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 15 ईयर एंड टू अ जीरो साल्वेज वैल्यू। यानी इसकी लाइफ आपने क्या पकड़ी थी, लाइफ पकड़ी थी आपने 15 ईयर्स की, ठीक है। उसमें आपने साल्वेज वैल्यू क्या लिया था जी, साल वेज वैल्यू आपने क्या लिया था जी, 0 लिया था, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब आपने पर ईयर का डेप्रिसिएशन आपने कितना लिया था, आपने लिया था 15 डिवाइड बाय 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15। इसका मतलब आपने लिया दिस माइनस दिस ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 15, यानी एवरी ईयर आपने कितना का डेप्रिशिएट किया होगा, 1000 का डेप्रिशिएट किया होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हो गया। द फर्म विल सेल इट्स ओल्ड वैल्यू टू द थर्ड पार्टी फॉर 6,000 कैश। ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी को वो 6,000 में बेचेगा। अच्छा, पिछला 5 ईयर्स ये यूज हो गया, इसका मतलब है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी बची होगी जी, बुक वैल्यू क्या बची होगी, 10,000। 10,000 एग्जैक्टली। इसकी सेल्स वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसका मतलब कैपिटल लॉस कितने का हो रहा है जी, इसका मतलब अगर टैक्स कुछ है तो टैक्स की सेविंग कितने की हो रही है, यानी कि आपके हाथ में इफेक्टिव कैश कितने का आ रहा है जी, आपके हाथ में इफेक्टिव कैश कितने का आ रहा है, सर 7,600 नहीं आएगा क्या? अरे यार गलती हो गई, सॉरी, ये हाँ 7,600 आएगा सही, तो ये इफेक्टिव कैश हो गया, अरे वो फार्मूला इफेक्टिव कैश हो गया। अगर इफेक्टिव कैश मेरे को पता चल गया, नए कॉस्ट पे मेरा कितना है जी, 25,000 का है, तो सब सवाल हमसे पूछता है कि सवाल में से क्या पूछ रहा था, हमसे सवाल पूछ रहा था कि फॉर्म का नेट कैश इन्वेस्टमेंट बताना है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ न्यू ग्राइंडर, परचेज इफ ओल्ड ग्राइंडर इज सोल्ड एंड द न्यू इज परचेज। इसका मतलब हमसे क्या मांग रहा है, नेट ऑफ बताइए, हमसे क्या मांगता है, नेट ऑफ बताइए कि नेट आउटफ्लो आपका क्या होगा। तो नेट आउटफ्लो क्या होगा, नेट आउटफ्लो होगा हमारा 25,000 में से मेरे को 7,600 माइनस करने मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा जो नेट आउटफ्लो होगा वो होगा 17,400। ये टाइप का सवाल हम लोगों ने पहले किया था या नहीं किया था काजल? हाँ सर। क्या हाँ सर, बोले बोले? किए हुए तो है ये क्वेश्चंस। अच्छा, आपने पहली बार में समझ लिया था क्या क्या करना है या थोड़ा डाउट हुआ था आपको? नहीं सर, ये क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चंस मेरे को दिए थे तो मैंने वो किए हैं, तो अभी इसमें तो ऐसे डाउट नहीं आया मेरे को। हम्म। तो डाउट वाला बात अनस भाई आपसे पूछा जा रहा है, डिड यू गेट द क्वेश्चन व्हेन आई आस्क्ड कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हेलो, हाँ ये सवाल समझ आई थी आपको? आ गई आ गई। ये सवाल नहीं, पहले अभी तो सॉल्यूशन देख के आ गई, सॉल्यूशन से पहले का सिचुएशन बताइए। थोड़े मुश्किल है,
चलिए आइए, इसका मतलब ये बोल रहा है, ये एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये बताएं कि ये दो 8 9 दोनों में ले रहा, ठीक है। अरे चलो 8 9 दोनों ले रहा, ये जो मार्केट अभी जो आपके पास इधर उधर में ग्लिम की बुक मिलेगी, उसमें ये बुक जो है ये सब क्वेश्चन है, बट इस सीक्वेंस में नहीं है। हाँ जी बोले, द टर्म दैट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट एंड दैट आर नॉट रेलेवेंट इन द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो गायत्री आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? संक कॉस्ट होना चाहिए इसका। सम कॉस्ट, गायत्री आप बोलो। 1 सेकंड पढ़ने दो। पढ़ लो भाई, पानी से कर लो। संक हाँ जी, कॉस्ट। संक कॉस्ट। एक आदमी भी मेरे को डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का डिफिनेशन बता सकता है क्या? कोई भी आदमी मेरे को डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का डिफिनेशन बता सकते हैं क्या? कोई आदमी को डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का डिफिनेशन नहीं पता है? डिसीजन मेकिंग हमने खत्म करा दिया, रोशन भाई, अनस भाई, कमाल भाई। इवन कॉस्टिंग में भी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट डिफिनेशन में पार्ट में था, और आप लोग इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। चलो कोई नहीं। बोला विच ऑफ the following capital budgeting techniques that would least likely to be used in evaluating। ठीक है, इसमें से कौन सा चीज है जो सबसे कम यूज होने के चांसेस है? तो पहला बोल रहा है कि अगर आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो तो बोलता है एक्विजिशन ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट बाय अ cargo company. So this is a subject matter of a capital budgeting where they will do the IRR, NPV, PI and all. So they will understand. So this is not a least likely. This is the most important thing. ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। Now second comes the design and implementation of major advertisement expenses. So advertisement major expenditure, it's always like a big kind of expenditure. Advertisement expenditure we always classify as a deferred revenue expenditure because we are going to get the benefit out of it for many years. So this kind of decision actually done under the techniques of the capital budgeting, where we check the net present value, what is the benefit we are going to get it from the future. So this is also not like a list. Again saying trade for a star quarterback for a football team. Trade for a star quarterback by a football team. I don't know what is this. Trade for a star quarterback of football team. I don't know. D बोलता है adoptions of new method of allocating non-traceable cost. So when it comes to the non-traceable cost, तो वो क्या होता है? Non-traceable is a sometime non-relevant because you can't allocate any such kind of cost for the purpose of decision making because those are non-relevant. So you can say that adoptions of new method of allocating the non-traceable cost. तो जब आप नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट देखोगे तो आप उसको क्या कहोगे? लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बिकॉज दिस इज लाइक अ नॉन रेलेवेंट कॉस्ट फॉर यू।
दिस इज लाइक अ नॉन रेलिवेंट कॉस्ट फॉर यू। ठीक है जी। ठीक है मिराज भाई, जी भाई। और थोड़ा डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट बताओ ना। वो अभी बताएगा, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, जब अभी एग्जाम्पल आएगा आई विल डिस्कस विथ यू, नो प्रॉब्लम। फाइन। बट एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आप लोग को एक छोटा छोटा चीज याद नहीं रहता। ये एक सवाल है एंड आई बिलीव आप लोग एटलीस्ट यू विल ट्राई इट। आई विल डू इट बट आई वांट यू टू ट्राई जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स। फैक्ट नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। एटलीस्ट कॉपी कलम से लिखे, कुछ भी जितना आपका दिमाग रजिस्टर करता है उतना ही लिख दे। 12 1, 2, 12. मैं एक्सेल पे ले लूं क्या? और काजल आप थोड़ा स्पीड बनाओ जी, आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ऑलमोस्ट। यस सर। बोला Muri Corporation is considering the acquisition of the new machines and the machine can be purchased for 90,000. It will cost 90,000. It will cost 6,000 to transport to Muri plant and 9,000 to install. So all together this machine cost is how much? मशीन का कॉस्ट कितना आएगा गायत्री? 105। मशीन का, और ये है 90,000। 90 प्लस 9। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑल टुगेदर विल कम 1,05,000, है ना? तो ये तो मिल गया। बोल रहा है कि एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल की and expected to have a estimated salvage of 5,000 over its 10 year. The machine is expected to produce 2,000 units every year with the selling price of 500 and the combined material and labor cost is 450. Federal tax regulations permit machine of this type to be depreciated using the straight line method over the 5th year with no estimated value and he has a marginal tax of 40%. तो मैं आपको 2-3 क्लिक बताता हूँ। सबसे पहला क्लिक ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई बिलीव आप लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कोई मसले नहीं हो रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज समझ आ गई। अब बात आता है डेप्रिसिएशन का। तो सुने, डेप्रिसिएशन अगर आपको बुक्स के हिसाब से देखना होगा तो आप इसको कैसे देखेंगे? दिस माइनस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू कितना है? 5,000 एंड डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 क्योंकि 10 साल की लाइफ है। बट अगर एफटीए के हिसाब से यानी फेडरल टैक्स रेगुलेशन, वहां पे अथॉरिटी नहीं बोलते, वहां रेगुलेशन बोलते हैं, तो फेडरल टैक्स रेगुलेशंस के हिसाब से इट इज वैलिड फॉर 5 years विद 0 साल्वेज वैल्यू। इसका मतलब ये इसका डेप्रिसिएशन जो रहा होगा -0 डिवाइड बाय 5 करके यानी 21,000 का डेप्रिसिएशन अंडर एफटीआर। डेप्रिसिएशन अंडर एफटीआर, ठीक है जी। एंड दैट इज ओनली फॉर 5 years
So no further, and the question is asking, okay, what is the cash flow for the 10th year? The question is asking, get me the cash flow for the 10th year. So my question, this depreciation is fully done because life as per 21,000 कहाँ से आया? हाँ सही सवाल था, ये ऐसे आया 1,05,000 माइनस 0, बिकॉज फेडरल टैक्स बोलता है कि इस टाइप के एसेट की आपको कोई भी साल्वेज वैल्यू क्लेम करने नहीं मिलेगी। लेकिन भाई एक बात तो बता दे, नीचे तो स्ट्रेट लाइन मेथड कह रहा कि 5 हाँ। साल तक चलेगा। हाँ तो 5 साल ही कर रहे हैं ना, 5 साल ही है ना, 21,000 करके अगर वो 5 साल डेप्रिशिएट कर रहा राज भाई नहीं, देखो ये क्या कह इस रहा, टाइप की मतलब इस टाइप की मशीन अगर आप खरीदते हो, ये जो कोई मशीन आपने खरीदी है जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस में फेडरल टैक्स का जो प्रोविजन है, प्रोविजन बोलता है कि इफ यू आर बाइंग, ये एसेट मान लो कि मोटर बाइक होगी, तो फेडरल टैक्स बोलता है कि अगर आपने मोटर बाइक खरीदा, आप अपने अकाउंटिंग के लिए 10 साल रखो, 50 साल रखो, बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन आई कैन ओनली कंसीडर इट फॉर 5 years, and that with the salvage value of 0, because I don't think there will be any salvage value as per the federal tax regulation. So I have just calculated depreciation as per books just to show you, but for the purpose of cash flow calculation you have to take the federal tax calculation. So फेडरल टैक्स के हिसाब से ये एसेट की 0 साल्वेज वैल्यू है, एंड दैट इज 5 years का डेप्रिशिएशन है, यानी हर साल 21,000 का डेप्रिशिएशन होगा। अगर ये 5 साल अगर आपने मशीन यूज करा फेडरल टैक्स के हिसाब से, इसका मतलब है कि 100% ये डेप्रिशिएट हो गया। दिस इज द फुल डेप्रिशिएशन ओवर द लाइफ, ओवर द 5 years। तो लाइफ एज पर एफटीआई इज 5 years, एंड क्वेश्चन आपसे मांग रहा है कैश फ्लो ऑफ 10 year, कैश फ्लो ऑफ 10 years आपसे मांग रहा है, ठीक है। अब आइए कि 10 years में आपकी कैश फ्लो आएगी कहां से। तो क्वेश्चन बोलता है कि आप हर साल 2000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, 2000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो यू हैव टू राइट इट लाइक 2000 का यूनिट प्रोडक्शन। फिर आप बोलते हो कि मैं सेल्स करता हूं, मेरी सेल प्राइस है 500 की, और उसके अगेंस्ट मेरा जो मटेरियल प्लस लेबर है कितने का जी, 450 का मटेरियल प्लस लेबर है। इसका मतलब है कि हम कंट्रीब्यूशंस कितना अर्न करते हैं, 50, दैट इज माय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट। व्हेन आई से द टोटल कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशंस जब आएगा तो आई विल से दैट कि 2000 यूनिट पे 50 रुपया, यानी हर साल हम कितना यूनिट कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं जी, 1 लाख का अर्न करते हैं, 1 लाख का अर्न करते हैं, ठीक है, 1 लाख का अर्न करते हैं। अब बात हो रही है कि ये अब इसके ऊपर आपने कोई टैक्स देने हैं, टैक्स आपकी कितने जी है, इसके ऊपर आपने टैक्स देनी है, दैट इज गोइंग टू बी द 40%। इसका मतलब क्या हो गया जी, 60,000 आपका आफ्टर टैक्स, आपका 60,000 हो गया। अच्छा, इस पे और इस पे जो इस पे डेप्रिसिएशन कितना, 11,000, 11,000 का 40% कितना होता है सर 8,400 नहीं आएगा क्या डेप्रिशिएशन? 8,400 डेप्रिसिएशन क्यों आएगा बताइए ना थोड़ा हमको। हाँ सर एक मिनट। नाउ 9,000, 90,000, 6,000, 9,000, ठीक है जी। उसके बाद ये, अच्छा ये सर ये 21,000 हमने निकाला था ना 5 साल के हिसाब से, तो इसका 40% तो 8,400 हुआ ना। नहीं, बट ये हमको ये 10th ईयर्स का पूछ रहा है ना, कैश फ्लो ऑफ द 10th ईयर पूछ रहा है, और ये एसेट आपने यूटिलाइज कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ओनली ना।
तो आपको सर ये डेप्रिसिएशन बोल तो रहे हैं कि हाँ सर ये तो है। तो मेरा ठीक तो है। आंसर सी निकाल लिया मैंने तो, पता नहीं। नहीं, आपने आंसर जो निकाला है वो सी निकाल लिया है। अभी एक छोटा सा सवाल है, इसमें एक छोटा सा चेंजेस है। ये यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं है। ये आपको 40,000, ये आपको 60,000 तक में कोई डाउट है क्या? कैश फ्लो 60,000 तक में? नहीं है। मेरा भाई थोड़ा जूम कर लो। जूम करेगा भाई। शुक्रिया। ठीक है। अभी आपको 60,000 में कोई डाउट नहीं है। अभी एक सवाल है कि ये इसने बोला है कि ये जो 60,000, ये जो 5,000 की ये है साल्वेज वैल्यू है, तो ये हम बेचेंगे। तो अगर हम 10th ईयर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रिलीज ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अब चूंकि हमारे पास बुक वैल्यू 0 है, साल्वेज वैल्यू है 5,000 और बुक वैल्यू है 0। बुक वैल्यू 0 कैसे है? क्योंकि हमने बोला था कि आपने ओवर द 5 ईयर यू हैव ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड 105,000। तो आपके पास और डेप्रिशिएशन का ऑप्शन नहीं बचता। तो दो बुक वैल्यू इज एक्चुअली 0। तो आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो गया जी? कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन कितने का हो गया जी? 5,000 का हो गया। अब इस 5,000 के ऊपर आपने टैक्स देनी है। ठीक है, तो टैक्स कितना? 40% का आप टैक्स दे दीजिएगा गवर्नमेंट को। जो पैसा बचेगा आफ्टर टैक्स, दैट इज गोइंग टू बी द इनफ्लो फॉर यू। सो इनफ्लो यहां से आ गया। तो एक इनफ्लो ये हो गया, this is like a one inflow, this is like one inflow, and there is another inflow, this is another inflow. So altogether total inflow of year 10 will be 60,000 प्लस 3,000, यानी कि 63,000 आपके लिए कैश फ्लो बनेगा, जिसका आंसर बनेगा डी। आपका आंसर क्या बनेगा जी? डी बनेगा। योर आंसर विल बी डी। अभी मैं फिर से आपको ये सवाल खुद पढ़ने देता हूं। अब ये सवाल को एक बार अपने लेवल पे आप जाके पढ़े और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। हेलो, Miras bhai, each year it is producing 2,000 units, right? यस But the selling price 500. यस। So it will be 1 million, right? अब 50, अच्छा 450 रुपया कॉस्ट है, उसको माइनस नहीं कीजिएगा जी। 450 का कॉस्ट भी तो है ना। Okay, I see. चलेगा? Yes, sure. Thank you. ये कमाल भाई आपको डाउट है इस पे? नहीं। गायत्री आपको कहीं पे, आपको ये पोर्शन समझ आया गायत्री यहाँ तक? वो समझ आया बट ऊपर का ही वो 0 क्यों लिया ये नहीं समझ आया। अच्छा, तो देखो 1,05,000 का आपने एक इन्वेस्टमेंट करा। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि तुमको 5 इयर्स में डेप्रिशिएट करना है। तो जब डेप्रिशिएट कर लेंगे तो आपका उस चीज का वैल्यू कितना बचेगा? अगर पूरा 100% डेप्रिशिएट कर लिया तो आपके पास एक एसेट है 100 रुपए का, 0। तो यहाँ पे चूंकि 5 इयर्स की लाइफ है तो इसको टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जनरली एक टर्म होता है
टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिकॉज दिस एसेट इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड इन द 5th ईयर. नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि दिस इज द लास्ट ईयर, सो ही हैज टू सेल इट द एसेट. तो अभी जो एसेट जा रहा है वो साल्वेज वैल्यू पे जा रहा है. इसका मतलब ये है कि अभी उसको 5,000 आएगा, और जब 5,000 आएगा तो उसके अगेंस्ट में उसका कॉस्ट जीरो है, तो पूरा का पूरा उसको कैपिटल गेन हो गया. अब कैपिटल गेन हो गया तो गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा 40%, तो उसने टैक्स दिया 40%, बाकी जो बचा उसके लिए कैश फ्लो हो गया. ठीक है. हाँ तो यानी कि 3,000 उसको पुराने सामान से मिल गया, और बाकी जो है 1,00,000 बाकी का जो 60,000 उसको नए साल के सामान से मिल गया. ठीक है. Miraj bhai, how we can ये understand सवाल- it is sold for 5,000 only? अरे क्वेश्चन में लिख दिया रे भाई. Or it is salvage value? लिखा होगा. Yeah, this is the salvage, because Right. if they are not selling anything, if they are not coming, so we will assume that this is the selling price they can fetch. Yeah, okay. They are taking na Fine. for some purpose. चलो भाई, तो ये सवाल was little good सवाल, little tricky सवाल. is what it was not easy at all. ठीक है भाई, it was not easy at all. चलो भाई, ये वाला एक छोटा सा एक लाइन का वो है, ऑब्जेक्टिव है. 3 ऑब्जेक्टिव में कॉपी करते हैं. 3 ऑब्जेक्टिव का एक लाइन का ऑब्जेक्टिव है. विथ रीजनिंग यू हैव टू गिव मी. And I'll tell you there is a only 78 question from this section of this entire book. So 78 question is doable. If you want to do it one by one, you can do it. 78 question is doable, I believe. Maybe I'm wrong. What is the challenge that the long-term aspect of capital budgeting present to the management? किस चीज का चैलेंज है इसमें से बताना है. कोई बाहर का आंसर नहीं आना है, इसमें से बताना है मेरे को. ठीक है. तो पहला बोलता है द एक्टिविटी कैन बी ट्रैक फॉर अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड. इसमें से मेरे को चैलेंज बताना है ना. बोल रहा है द चैलेंज दैट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन को लगता है. बोल रहा है द एक्टिविटी कैन बी ट्रैक्ड फॉर अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड. दैट इज अ चैलेंज. इज इट अ चैलेंज? ये कोई चैलेंज है क्या? उसके बाद बोल रहा है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फिर बोल रहा है फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग. एक्चुअल में कैपिटल बजटिंग का जो सबसे बड़ा रियल चैलेंज होता है वो ये होता है, इसके अंदर ना मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स इन्वॉल्व होते हैं. क्योंकि ये क्या होता है, ये डिसीजन लॉन्ग होराइजन का होता है, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं. फिर आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, और आप एज्यूम करते हो कि हर साल में आपको सेम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन मिलेगा. That's why you are discounting upfront, but actually it is not the practical. You may get the different rate in the different financial year, different accounting year. That is a big challenge when you are dealing with the capital budgeting decision. When you are dealing with the capital budgeting decision, that is actually the real challenge. फिर बोलता है कि इसमें से कौन सा relevant cash flow में नहीं आता है. is saying which is not the category of relevant cash flow. तो सबसे पहला इसने बोला कि relevant cash flow में कौन कौन सा नहीं आता है, तो हम इसमें से बताएंगे. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम लिया
एनुअल कैश फ्लो ये रेलिवेंट है, क्योंकि अभी हमने एक डिसीजन लिया था जिसमें हम एक 2000 आइटम बेच रहे थे और 50 रुपया करके सेव हो रहा था. दैट वाज एक्चुअली अ सेविंग ऑफ 100,000 which is like a annual net cash flow which was the relevant, so we cannot say it's not a non-relevant. And then project terminal cash flow, when the project was got terminated after 10 years, there was a salvage value and we took the after tax figure to get the relevant cash flow, so that is also a relevant. तीसरा net initial, because if I have investing and if I have to close the any items, so it means if I have to close any old assets, so we have worked a question where we have taken the initial cash flow, that is the relevant. Incremental cash flow actually is not relevant. Incremental cash flow जो होता है, which is not the relevant, only it is relevant, you know what, जब आप एक्सचेंज का यानी दो ऑप्शंस यानी दो एग्जिस्टिंग या न्यू में जब जाएंगे तो जो आपकी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगी ना, दैट इज द ओनली रेलिवेंट एंड दैट इज नॉट द फुल, बट इज द नेट इंक्रीमेंटल इज गोइंग टू बी द मीनिंगफुल, गोइंग टू बी द रेलिवेंट फॉर यू. क्या है ये क्या अम्मा? ठीक है, तो इंक्रीमेंटल आपके लिए जरूरत हो जाएगा. इंक्रीमेंटल अप्रोच भी अप्लाई. We apply when to need to ठीक. बट वहां पे भी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर में कैश फ्लो रेलिवेंट नहीं होता, रेलिवेंट कैश फ्लो का पार्ट नहीं होता है. तीसरा क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कंटेन्स द सेवरल स्टेजेस at which stages of financial and non-financial things are approached. अब किस पोजीशंस पे आप जो है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को आप अप्रोच करेंगे, ये करेंगे, एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब लेते हैं तो आपने सिलेक्शंस जो होता है वहां पे आप सिलेक्शन जो होता है वो बेसिकली हम लोग जो अभी जो भी सिलेक्शन करते हैं वो हम लोग बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निक्स करते हैं, यानी आइदर एनपीवी और आईआरआर. फिर हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन लेवल पे हम एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है. ठीक है, सर्चिंग एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज होता है जहां पे हम इस चीज को नहीं कर सकते. यानी एक इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एक प्लेस है जहां पे बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट दिस इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दिस इज लाइक अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आपसे बोला जाएगा कि इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एक वो स्टेज है जहां पे आप कैटेगरी करते हैं कि आपकी दिस इंफॉर्मेशन इज financial and this is a non-financials where you are actually addressing these things. उसके बाद आपने फॉरगॉन वाला डिफिनेशन तो आई बिलीव हर जगह आपने पढ़ा होगा, कम से कम 5 जगह पूरे सीएमए में ये सवाल आता है. This question is coming more than 5 times in CMA book. See this question. Maximum benefits foregone by a scarce resources of a given purpose and not for the next.
इसको क्या बोलते हैं? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो डेफिनेशन सीएमए में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। कोई आदमी हमें ये बता दे कि संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट का The cost is डेफिनेशन already incurred and it is irrelevant for the decision. वाह, पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑडिट में आप क्या चेक करेंगे बताइए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? Is it already incurred, right? सी पोस्टमार्टम कभी भी जब करते हैं उसका रीजन ये होता है कि एक तो हमको पहले पीछे में जो गलती होती है उसको पता करते हैं, और दूसरा वी आर गेटिंग अ लेसन दैट वी विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. That's why we do the variance analysis. That's why we are doing the post investment audit. तो ये क्या होता है, एक तरह के कंट्रोलिंग टूल्स होती है that help us to, ताकि हम जब फ्यूचर में कोई जब डिसीजन मेकिंग करें, so we can use our learnings. ये जो पीछे हमारी जो लर्निंग हुई है इसका एप्लीकेशन हो सके. So this is actually like a इन्वेस्टमेंट के कंट्रोलिंग टूल्स की तरह वी आर एक्चुअली यूजिंग इट. ठीक है. नाउ एक छोटा सा सवाल ये आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है द कंपनी शुड हैव अ, अच्छा पहले एक मिनट यहाँ ऊपर आते हैं. 74 रिस्क एंड रियल control of discounted cash flow, DIS, discounted ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जी. ये बोल रहा है द फॉर्म विद द 18% डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट. ठीक है. अगर आपने काजल आपने अगर सवाल किए होंगे तो यू मस्ट हैव गॉट दिस क्वेश्चन इन द असाइनमेंट. हाँ सर, ये मेरे डाउट्स वाले क्वेश्चंस में से एक है, मैंने जो आपको भेजे थे. चले, ये असाइनमेंट में था. हाँ सर, ये था 6th असाइनमेंट में था फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. अभी आपने बताना है कि यूजिंग द एनपीवी प्रोजेक्ट ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू बताना है. प्रोजेक्ट ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू बताना है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है 18% का आपका रेट है, तो इसमें 18% का कहीं पे कोई कॉलम है? ये 18% वाली कॉलम है ना जी? हैं? उसके बाद बोल रहा 18% है का है, 16 लिखा है ना. ऊपर में कितना परसेंट है? अच्छा समझा. ठीक है. तो इस पे 18% के हिसाब से आपके पास दिया हुआ है 5 साल का आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है. पूरे साल का इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया हुआ है. एक्सेल में आपने 18% का निकालने देखना.
सर क्या निकालना है? मेरे नेटवर्क इशू था, सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं इसको पहले लाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। हाँ, तो 18% पे अगर हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है 1 प्लस 1.18 टू द पावर 1। वन डिवाइड बाई 1.18 टू द पावर 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये था कि 7,000 का हमारा कैश फ्लो था जी, 7,400 मेरा कैश फ्लो है। तो इसकी एन्युटी अगर हम 5 साल के लिए निकाले तो मेरा एन्युटी कितना आ रहा है? मेरा ये एन्युटी आ गया। ठीक है, मेरा कैश फ्लो कितना है जी? 7,400 का मेरा कैश फ्लो है। कैश फ्लो is 3500। ये इतना है क्या? कोई आंसर? अब तो पूरा ही हो गया। इसका आंसर मम्मा, मेरे को बहुत सॉरी एंड मेरे को मैटर इसका क्या आंसर क्या है इसका? बी है ना? एक मिनट, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि he has a 3,500 कैश आउटफ्लो। ठीक है, एंड बोल रहा है कि सॉरी कैश आउटफ्लो इज 3,500, कैश इनफ्लो दिया हुआ है हमारे पास 7,400। ठीक है, एंड दैट इज ऑन द 5th ईयर। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन इज दिस लाइक, मेरा कैश आउटफ्लो कितने का है? मेरा कैश आउटफ्लो है 3,500 का। तो ये अमाउंट तो नहीं है। प्रोजेक्ट ए 7400 18%। Okay, actually the question is saying this is like a single cash inflow and I have considered as a every year cash flow. So the question is single cash flow. ये like a
single cash flow. ठीक है? So that is the only difference. It means that instead of doing all this annuity, I will simply do the 5th year ka, and I can say this is the loss. This is going to be the loss from this project. 265.39 का लॉस हो जाएगा, जो कि ये वाला आंसर है, आंसर सी है इसका. सर कैसे किया ये? अरे मैं ये मान रहा था इनिशियली, आई वाज थिंकिंग कि ये जो है ना क्वेश्चन, ये एवरी ईयर ही इज गेटिंग 7,400, but actually he got only one time. He did not get for every year. He just got for one time, that is after 5th year. So this is the discounting factor he has to use. So easiest way is what? He has to say that, okay, discount rate is 18% and the discounting factor from the question he can copy 0.4371. ठीक है जी? तो ये he will copy, या कोई भी इसको आपने कॉपी कर लिया. ठीक है? और आपका जो कैश फ्लो आ रहा है, योर कैश फ्लो इज हाउ मच? 7,400, and that is only one time. That is only one time. तो आपका टोटल कैश फ्लो क्या आएगा जी? टोटल कैश फ्लो विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड आपका कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो कितना है? दिस माइनस दिस. हाँ, तो ये सॉरी, कैश आउटफ्लो इज 3,500 is given in your question. Then you have a NPV. NPV का मतलब क्या होता है? Cash inflow minus cash outflow. So this 265 is actually your NPV, negative NPV. So this was the question. So that was the only one thing which I did the mistake, that I took it for 5 years initially, which is not correct. सर मुझे अभी तक IRR निकालने में प्रॉब्लम है. उस क्वेश्चन में IRR पूछा था प्रोजेक्ट बी का, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, कैसे निकालूं मैं? आप आ जाओ, इसका सेम पैटर्न का ये आपसे ये पूछा होगा, आप ये सवाल बोल रहे हो. क्वेश्चन है, हाँ सर यही क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें क्वेश्चन में प्रोजेक्ट बी का IRR पूछा है. ठीक है, तो ये सब टाइप के सवाल का IRR जो होता है ना, वो थोड़ा सा इजी होता है. वो कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट. और एग्जाम में आपको ये सब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप आसानी से IRR निकाल लोगे. देखो, सबसे पहले अगला का जो पोजीशन है वो ये है कि ये कितने दिन के बाद आ रहा है. ये भी 5th ईयर के बाद आ रहा है ना, 5th ईयर के बाद आ रहा है. तो जो भी आपने वैल्यू लेनी है वो 5th ईयर वाली ही लेनी है. 5th ईयर पे ही आपको IRR चेक करना है. ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया? सबसे पहले एक कैश फ्लो ले लो. कौन सा कैश फ्लो है आपका? कितना दिया हुआ है? 9950 कैश फ्लो दिया हुआ है. डिस्काउंटिंग फैक्टर आप एक बार कोई भी उठा लो. तो मान लो आप कौन सा उठाना चाह रहे हो? 15 उठाओगे? 12 उठा लो. चलो 12 आप उठा लो. ठीक है जी, 12% का आप डिस्काउंटिंग रेट उठा लो. क्लियर? और जब डिस्काउंटिंग रेट लिखा लिए तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ 5th ईयर पे क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ है आपके लिए कितने? 5 साल की प्रोजेक्ट की लाइफ है. तो आपका सारा कंसंट्रेशन इसी पे होना चाहिए, 5th ईयर वाले डेटा पे. ये बात समझ आ रही है कि ये नहीं समझ आ रही है? लाइफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. हाँ, क्वेश्चन में लाइफ दिया हुआ है. अब मैंने आपको बोला एक बार 12% पे उठा लो आप, तो 12% में आपने उठा लिया. ठीक है, अब 12% में उठाया तो 12% का आपका डिस्काउंटिंग वैल्यू क्या है जी? 0.5674. इसका मतलब आपको जब कैश फ्लो रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा? 5645 रिसीव होगा.
5645 रिसीव होगा, उसके अगेंस्ट में आपका इनफ्लो क्या है जी, आपका उसके अगेंस्ट में आपका आउटफ्लो क्या है 4000 का। इसका मतलब दिस माइनस दिस कीजिएगा तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया, एनपीवी पॉजिटिव आ गया ना 12% पे। यस सर। अब इसमें से हमको नहीं पता तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक कोई रैंडम नंबर उठा लो। अच्छा ये क्वेश्चन में 20 पे लिमिट कर दिया, ये क्वेश्चन में आंसर 20 पे लिमिट कर दिया, तो मैं मान के चलता हूं कि चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर 20 ले लेता हूं। डिस्काउंटिंग फैक्टर 20 लेता हूं, तो 20 अगर डिस्काउंटिंग रेट है मेरा, तो ये बताइए कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 20 का कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 0.4019, 0.4019 दिया हुआ है। और आपका कैश फ्लो का कितना आता है? आपका कैश फ्लो आता है 9950 का। मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस करेंगे तो आपका ये क्या आ गया जी, ये आ गया आपको कैश इनफ्लो आ गया, पीवी ऑफ इनफ्लो आ गया। क्लियर? अब आपका कैश आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो है 4000। तो देखिए आपका एनपीवी, ये एनपीवी आ गया, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका आईआरआर 0, इसका आईआरआर 20 होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्यों? एनपीवी इज ऑलमोस्ट 0 आ रहा है। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 20 पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आप बोलिएगा कि 20 तो आपके पास दिया हुआ था, तो मैं 22 पे सॉल्व कर रहा। 22 पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपका 22 पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है? आपका 0.3411, 0.3411 दिया हुआ है। और आपकी 9050 आपकी कॉस्ट ये आती है। पीवी ऑफ इनफ्लो आपका कितना हो गया? 3393। उसके बाद आपका आउटफ्लो होता है 4000 का। इसका मतलब आपकी एनपीवी आती है 06 की, आपकी एनपीवी आती है। अब मैंने आईआरआर के लिए बोला था कि सबसे पहले आपको लेना है लोअर रेट। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले लेना है लोअर रेट जिसपे आपका एनपीवी पॉजिटिव था, तो वो ले लिया आपने। फिर हमने बोला था कि एनपीवी ऑफ पॉजिटिव लेना है, तो एनपीवी ऑफ पॉजिटिव लेना है। तो एनपीवी ऑफ पॉजिटिव आपका कितना है? 1664। फिर मैंने बोला था डिफरेंस ऑफ एनपीवी लेना है, तो डिफरेंस ऑफ एनपीवी का मतलब ये होता है दिस माइनस दिस, दोनों के बीच का गैप। चूंकि ये माइनस है तो दोनों के बीच का गैप लेना है, तो 6000 में 600 ऐड हो जाएगा तो 2200 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई कीजिएगा डिफरेंस ऑफ रेट से। तो आपके पास इस सवाल में डिफरेंस ऑफ रेट कितना है? 12 और 22 पे आप हिसाब कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू टेक 10, यू आर गोइंग टू टेक 10। तो आपने लिखना है 12, फिर लिखना है प्लस एनपीवी एट पॉजिटिव डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एनपीवी मल्टीप्लाई बाय दिस रेट। तो देखिए आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपको 19.3 के आसपास आ गया, 19.3 के आसपास आ गया। इसका मतलब है कि समवेयर इट्स 19 और 20 के बीच में आपका आईआरआर रहेगा। समवेयर 19 और 20 के बीच में, चूंकि गैप ज्यादा बड़ा है तो आपकी जो चांसेस, जो आंसर्स के डिफरेंसेस होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। अगर ये गैप कम होता, मान लो 15 और 22 के बीच होता, तो ये 19.5 पे क्लोज हो जाता। अगर ये 1622 होता तो 19.75 पे क्लोज हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि समवेयर 19, 19, 20, 19, 18.5 इसके रेंज पे आपका सवाल का आईआरआर घूम रहा है। पर एग्जाम के हॉल में आपने क्या करना है? आपने एक तो कोई बेसिक वाला उठाना है और एक लास्ट वाला या कोई भी बड़ा नंबर उठा के चेक कर लेना है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन रियल कैलकुलेशन इज दिस ओनली। ठीक है, तो आपके ये आईआरआर के सवाल थे, तो आईआरआर के सवाल हो गए।
इसके इस टाइप के कुछ 12 सवाल हैं इस मॉड्यूल पे। अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सब थोड़े से ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल है, बोलता है द फर्म के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का है, ठीक है, और उसका आईआरआर है 14%। साथ में हमारे पास दिया हुआ है कैश इनफ्लो, हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल कैश आउटफ्लो बताइए। तो ये एक तरह का क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सवाल होता है। यानी कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको बोला है कि रिवर्स कैलकुलेशन करके बताइए। तो इस टाइप के सवाल को जब आपको करने मिलेगा तो आपको क्या क्या चीज ध्यान में देना है वो मैं बता दे रहा हूं। तो हमसे बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका आईआरआर 14% है, साथ में हमारे पास 4 साल का कैश फ्लो दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईआरआर वो होता है जहां पे पीवी ऑफ इनफ्लो और पीवी ऑफ आउटफ्लो इक्वल होता है। पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू द पीवी ऑफ इनफ्लो जो होता है वो इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो होता है, फ्लो होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कितने साल का है, 1 2 3 एंड 4 साल का आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और आपका आईआरआर का रेट है 14%। तो आपने 14% का डिस्काउंट मेरा भी थोड़ी स्क्रीन बड़ी करना है। 1 ये अभी चल रहा है। सही है। हाँ, 1 डिवाइड बाई 1.14 इंटू इसके ऊपर पावर 1, 1 साल का निकालेंगे, 4 साल का निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये पहले साल का डिस्काउंटिंग, दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का। तो 4 साल की आपने डिस्काउंटिंग निकाल ली। पहले साल में आपका कैश फ्लो कितना है जी, 1000 है, दूसरे साल में है 2000, तीसरे साल पे है 4000 और 4000 और चौथे साल पे भी 4000 है। तो इस तरह से आपको कैश फ्लो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा जी, इसको हम बोलते हैं परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इसका मतलब ये है कि आपका जब ये प्रोजेक्ट लगा होगा तो आपके कितने पैसे लगे होंगे जी, 7484, क्योंकि रूल के हिसाब से पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो होता है आईआरआर का वैल्यू। तो आईआरआर के वैल्यू से अगर आप डिस्काउंट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम पे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पीछे जो जितने हमने सवाल दिए उसमें आपके 90% सिनेरियो आपके टेस्ट हो जाएंगे, 90% ऑफ सिनेरियो आपके टेस्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत सिनेरियो बचेंगे वो आपकी, जब आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा स्पेयर तो बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, नहीं रहेगा तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और काजल, आपको और क्या क्या कुछ मतलब
वो तो चलो आपने 4-5 सवाल मेरे को बोले हैं, हाँ दैट सर। आई विल टेल यू। हाँ, बट आपको